मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ के सिलेबस में, जो कि आपको पता है कि इसे दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म्स नंबर 1 एंड टर्म्स नंबर 2। ठीक है, इसमें टोटल 35 मार्क्स के हर टर्म्स में जो आपका पेपर होगा और 15 मार्क्स का क्या हो जाएगा, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, बाय वर्ब वगैरह। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं फर्स्ट टर्म्स के नवंबर दिसंबर के अराउंड। जो भी स्कीम आएगी वो देख लेना। ठीक, इसमें जो दो चैप्टर्स हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट और दूसरा चैप्टर है फर्स्ट टर्म में सोल्यूशन। ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक, तो इसको हम कवर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसमें आपको पढ़ना है टोटल 10 मार्क्स के मतलब मटेरियल जो है इससे आने वाला है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो इनऑर्गेनिक से आएगा यहाँ पर पी ब्लॉक, जिससे आएंगे 10 मार्क्स। और उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स और बायोमोलिक्यूल से यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आएगा। ठीक, तो टोटल ये बन जाते हैं हमारे 35। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ेंगे तो वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सॉलिड स्टेट दैट इज़ अबाउट कि इसके अंदर किस तरह की बाइंडिंग होती है। इसके अंदर टाइप ऑफ फोर्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, आयनिक होते हैं, आयनिक वाले कोवलेंट या मेटेलिक सॉलिड होते हैं, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो वन इज़ अमॉर्फस होता है और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनके बारे में हम जनरली स्टडी करते हैं। अमॉर्फस वो होते हैं जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होगा, ये कैसा होगा, ये रेंडम होगा, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये लॉन्ग रेंज फिक्स अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। फिर हम इसमें यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे और इसको 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस में इनकी लैटिस को फॉर्म करने के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल की कौन सी कितनी डेंसिटी होती है, जैसे टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं एससीसी और बीसीसी और एफसीसी और ईसीसी। तो इस काइंड ऑफ सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उनके अंदर डेंसिटी क्या होगी उसके बारे में स्टडी की जाएगी। पैकिंग ऑफ सॉलिड, किस तरह की पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग और 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, और फिर पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग बीसीसी, एफसीसी, एससीसी और आपका रहेगा ईसीसी। फिर इसमें बॉइड्स आते हैं, बॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो टेट्राहेड्रल, ट्राईहेड्रल, ट्राइगोनल बॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स आती हैं, उनके बारे में कंप्लीट स्टडी होती है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। जैसा हम जनरली जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितना एटम्स, कितना एक सेल के अंदर कितने एटम्स होंगे या कितना एरिया ऑफ एटम्स होगा एक सेल के अंदर जो उसमें वॉल्यूम आए, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक, अगर एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी के अंदर हमेशा 1 होता है, बीसीसी के अंदर हो जाता है ये 2 और ईसीसी के अंदर भी हो जाता है ये 2 एंड द लास्ट वन दैट इज़ एफसीसी जो आपके सिलेबस में है उसके अंदर भी हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एक यूनिट सेल में पाए जाते हैं। इसको अगर ठीक से आप समझ जाएं तो ये याद नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही दिमाग में आ जाते हैं जब आप नाम सुनेंगे तब। अंडरस्टैंड। अगली चीज़ जो इसके अंदर है दैट इज़ अबाउट द पॉइंट इफेक्ट, कि किसी के अंदर ड्यू टू रीज़न ऑफ के अब्सेंस ऑफ द मेटल और अब्सेंट ऑफ द एनायन की वजह से जो पॉइंट इफेक्ट जनरेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो कुछ नई एक्टिविटी शो करने लगते हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। द सेकेंड चैप्टर जो आपको फिजिकल से ही पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द सोल्यूशन। इसमें टाइप ऑफ सोल्यूशन देखेंगे कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, जो जनरली हमारे सिलेबस का मेन पॉइंट रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड। फिर बात होगी सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पर होगा सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में, फिर रॉल्स लॉ के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फिर इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर आएगा और एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स आएगा। एलिवेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना और लोअरिंग का मतलब होता है घटना। ऐसे ही होता है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, किसी चीज़ के फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। फिर हम पढ़ेंगे इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर
और डिटर्मिनेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि किस तरीके से आप किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं, और बहुत सारी वीडियोस जो हमारे चैनल पे पड़ी हैं अगर आपने वॉच करेंगे तो ये कम्प्लीटली आपके टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सॉलिड। और दूसरा ये सॉल्यूशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, और इसमें देखते हैं इस बार कितने मटेरियल को कम किया गया है, बिकॉज द चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बात होगी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं इनका जर्नल इंट्रोडक्शन, सबका सेम होता है, ठीक, जो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन करेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस कहाँ पाए जाते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या होगा, फिर नाइट्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में पढ़ा जाएगा, और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ लाइक अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके बारे में पढ़ना है कि इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगला ग्रुप आता है 16th ग्रुप, ये जनरली कहलाता है ऑक्सीजन फैमिली, ठीक। इनमें भी आपको इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है, इनके अकरेंस पढ़ना है, ठीक, और ट्रेंड पढ़ने हैं, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। डाईऑक्सीजन जिसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस क्या होते हैं, लाइक जैसे कि लाइफ गैस है ही, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड को करना है, ओजोन का, सल्फ़र का, और इनके ऑलिट्रॉप्स कौन कौन सी फॉर्म्स पाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। कंपाउंड ऑफ सल्फ़र देखेंगे, जिसके अंदर इनकी प्रिपरेशन होगी, प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट स्टडी है। इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ना है, और जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र की स्ट्रक्चर्स बनानी है, बिकॉज इससे अक्सर क्या होता है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज नॉर्मली लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती या बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज इट इज़ आ लिटिल बिट टफ इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मगअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़े टफ हो जाते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक्स हैं जिनके बेसिस पर आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगला ग्रुप आता है हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 में क्या होता है, इसके अंदर आप हेलोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये हेलोजन फैमिली कहलाती है। हेलोजन फैमिली हम बोलते हैं जिन चीज़ों को समुद्र से निकाला जाए, ठीक, दोज वर नोन एज द हेलोजन फैमिलीज। इनके भी आपको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस बार ये सबके लिए जनरल है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनकी -1 होती है, अदरवाइज जैसे ही हम नीचे जाते जाते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक, बहुत से केसेस में। फिर इनकी अकरेंस, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, और ट्रेंड इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर इसमें आता है कंपाउंड ऑफ हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। फिर इनके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, एक्चुअली मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि इनके इंटर हेलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं आप पेपर्स में, और नॉर्मली क्या होता है सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं और जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें इंटर हेलोजन से क्वेश्चन पक्का आता है। फिर इनके ऑक्सो एसिड्स जो होंगे हेलोजेंस के, उनके बारे में स्टडी है, जिनके बारे में आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना सीखनी है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी ट्रिकी, तो आप इन्हें ट्रिक बेस पर ही सीख सकते हैं, अदरवाइज़ याद करने में अक्सर परेशानी होती है। द लास्ट टॉपिक जो आपको पी ग्रुप में पढ़ना है दैट इज़ ग्रुप 18, और इसको बोलते हैं नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस का ग्रुप। इसकी आप जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अकरेंस है, और इनकी ट्रेंड ऑफ द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बिकॉज इसके अलावा शायद ही अभी तक इसमें कुछ पढ़ने के लिए इंटर में दिया गया हो। These are very very normal trends or very normal reactions, even if you ask me कि which ones should I select to study from this chapter, तो फर्स्ट आप ग्रुप 18 को ही कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे ग्रुप पर जंप करें। इसमें जब हेलोजन और हेलो एरीन की बात होती है तो उसमें आप हेलो एल्केन्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर जो आपने नॉमेनक्लेचर 11th में सीख रखा है, 10th में भी सीख रखा है,
उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसी होगी, तो ऑलवेज नेचर ऑफ द CX बॉन्ड इज पोलर। ठीक, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म किस तरीके से शो करते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता। ये D टाइप हैं और L टाइप हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। हेलो एरीन में आपको पढ़ना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक, C और X के बॉन्ड के बीच का नेचर, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके अंदर आप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटिव कंपाउंड्स ओनली तक ही पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अगला चैप्टर आ जाता है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आपको एल्कोहल पढ़ना है जिसके नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। तो इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं या टर्शरी है। उसके बाद आप फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और फिनॉल के अंदर नॉमेनक्लेचर, इसे बनाया कैसे जाएगा, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसके एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होती हैं वो हमेशा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती हैं। और यूजेस ऑफ द फिनॉल, जैसे एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है या बेंजीन के दूसरे कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है। देयर आर लॉट ऑफ द यूजेस। अगर हम ईथर के केस में बात करें तो इसका नॉमेनक्लेचर, बनाने का मेथड और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस। ठीक, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। दिस इज़ वेरी इजी और बहुत आसानी से इसे पढ़ा जा सकता है। नाउ वी हैव द बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो इस बार दिया है वो दिया है कार्बोहाइड्रेट। इसमें आप पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन, वो भी एल्डोज और कीटोज का। ठीक, उसके बाद बात करेंगे मोनोसेक्राइड जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएंगे हमारे लिए, और इनके DL कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरह से D और L कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक, प्रोटीन के केस में आपको एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द प्रोटीन होना चाहिए, जैसे अमीनो एसिड के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपको पता हो, पॉलीपेप्टाइड हो। ठीक है, प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिस्कस, और स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन के बारे में बात हुई हो। ठीक, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती हैं प्रोटीन की, वो भी क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, यानी कि कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज़ जो जिससे आप बता सकें कि ये किस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। ठीक, और डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, जैसे फॉर एग्जांपल डीनेचुरेशन से मुझे याद आया, जैसे एग होता है, जब हम उसे बॉईल करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है उसका डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक, फिर न्यूक्लिक एसिड जो कि DNA और RNA आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो बड़े नॉर्मल से टॉपिक्स हैं। अब बात करने वाले हैं हम प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल का कोई इतना बड़ा सिलेबस इस बार बचा नहीं है। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रैक्टिकल के अंदर ये ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आएगा और फर्स्ट टर्म में, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जो सुपरवाइज़र और इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल एग्जामिनर होंगे, वही ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं। ठीक, तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है आपको। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बाद यहाँ पर आपके पास आती है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आप जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक में क्या किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक में आपको क्या किया जाता है कि आपको कोई भी एक अननोन सोल्यूशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बताइए इसकी नॉर्मलिटी क्या है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वॉल्यूमेट्रिक में हो जाता है। फिर बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, तो इसमें कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। फिर होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि कंटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। और फिर आपका 5 मार्क्स का इन द एंड आ जाएगा वाइवा और क्लास रिकॉर्ड, जिसको आपका इंटरनल एग्जामिनर जो होगा वो देखेगा। और टोटल आफ्टर ऑल आपका 15 मार्क्स का मटेरियल पूरा हो गया। अब समझ लें आप यहाँ पर कि आपके पास बचती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि 4 मार्क्स की है और आपको ये करना ही करना है। इसमें क्या करना होता है कि डिटर्मिनेशन होता है इसमें कंसंट्रेशन का और मोलरिटी का। ठीक, ऑफ KMnO4 के सोल्यूशन में, जिसमें आप टाइट्रेट करते हैं इसे किसके साथ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया जाता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब जो आपको पता होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट। स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन बाय बीइंग देमसेल्व्स, यानी कि आपको खुद ही क्या करना है,
मास को वे करना है और वे करने के बाद आपको खुद ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। फिर आएगा आपका 4 मार्क्स के लिए सॉल्ट एनालिसिस, और आपको पता है यहाँ पर कैटायन दिए गए हैं, ये सारे कैटायंस हो सकते हैं, इनके एनालिसिस करना है। और दूसरा ये सारे एनायन हो सकते हैं जिनकी आपको एनालाइज करना है, यानी कि इसको एनालाइज करके बताना है कि इसके अंदर कौन सा एनायन प्रेजेंट है। बस याद रखना कि इसके अंदर कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सक्लूडेड रहेगा, यानी कि वो सारे मटेरियल जो कि वाटर में डिज़ोल्व ना हो उन्हें क्या करते हैं, अलग बनाए रखते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को भूल जाना। फिर बात करते हैं कंटेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो 2 पॉइंट इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे कि सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी का एक टॉपिक है ये। तो क्रोमेटोग्राफी में हमेशा पिगमेंट्स और कलर्स वगैरह को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट यानी कि अलग किया जाता है। दूसरा आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, फैट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट। प्योर सैंपल्स लिए जाते हैं और उनका डिटेक्शन किया जाता है फूड स्टफ्स वगैरह में। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है ये। इसे करने के बाद हमारे पास जो सेकेंड टर्म में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास एक नया ही सिलेबस मिलता है, मतलब जो चैप्टर हमने पिछली बार छोड़ दिए हैं उन चैप्टर्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, और फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, इसे हम रखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक, ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का मटेरियल यहाँ से आता है। फिर बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आता है आपका इनऑर्गेनिक में और ये आता है आपका 9 मार्क्स का। ठीक, फिर ऑर्गेनिक बस्ती है जिसके अंदर आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, और लास्ट वन आप पढ़ेंगे अमीन, जो आएगा ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का, और आपके 35 मार्क्स पूरे हो चुके हैं 49 पीरियड्स में। अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल डन ओवर हियर। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ठीक, जिसके एक ही रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस करता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो रेड फॉर रिडक्शन और ओ एक्स फॉर ऑक्सीडेशन है। फिर आप पढ़ेंगे ई एम एफ सेल। ठीक, फिर उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो कि हाइड्रोजन का बनाया जाता है, नेक्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन केमिकल सेल्स के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है। फिर आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, तो ईएमएफ ऑफ सेल के केस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनता है बड़ा सिंपल सा, डेल्टा जी इक्वल टू एन माइनस एन एफ ई डेल्टा ई। ठीक, दिस इज अ फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड द गिव्स एनर्जी। ठीक, फिर आपको पढ़ना है इसके अंदर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हमेशा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, दिस इज अ न्यूमेरिकल पार्ट, एंड कोलेरास लॉ एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस ऑल द रिएक्शंस आर फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये सब वो टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका सिलेबस डिसाइड होता है कि आपके सिलेबस में कितना कुछ आने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स ये आपका सेकेंड टर्म का है, इसके कुछ लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं और बाकी के आपको मिल जाएंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एवरेज एंड इंटेंसिटेनियस के तहत कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है पूरी प्रोसेस की, और किसी एक पॉइंट पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो रिएक्शन पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कैटलिस्ट यूज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज इसकी जो एनर्जी होगी एक्टिवेशन वो कम हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ द मोलरिटी ऑफ द रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन में क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी उसकी, रेट लो एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक, इनके बारे में, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो है ओनली फॉर ज़ीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ही आपको पढ़ना है इस जगह पर, वैसे इससे पहले भी इसी के बारे में पढ़ते थे। ठीक, अगला आ जाता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो पोर्शन ऑफ व्हाट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे आप,
जिसको टाइप पढ़ेंगे आप फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन कितने तरह का हो सकता है, ठीक। कि केमिकली क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, कोई चीज़ जाकर किसी की सरफेस पर बाय द वन वॉल फोर्स से अट्रैक्ट होकर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है या फिर वहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाती है। और केमिक्स ऑप्शन के केस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जाएगी तो वो केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद उसके ऊपर चिपक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रोजन के बारे में बात कर सकते हैं, तो क्रोजन के केस में क्या होता है, सरफेस पर बॉन्ड बनते हैं। अगली है फैक्टर इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन सॉलिड, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, कि हाउ दिस फैक्टर्स विल इफेक्ट। फिर कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, लिम लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लायोफिलिक वो होते हैं जैसे कि जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक, और लायोफोबिक वो होते हैं जो क्या करती हैं, हेट करती हैं, यानी कि लवर और हेटर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के बारे में बात होगी, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कोलाइड्स की, और टिंडल इफेक्ट जो आपने बहुत अच्छे से नाइन्थ में पढ़ा है, ब्राउनियन मोशन सरफेस केमिस्ट्री में आएगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रोसेस है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की, और कोगुलेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक। एक्सपेक्ट कुछ एटम्स को छोड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक फैमिली की बात करें तो वो क्या करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे कंपाउंड्स को नहीं बनाती। इसमें हम जनरल कम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक। इनका क्या होगा, इनकी अकरेंस क्या होगी, इनकी करेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन मेटल्स के क्या होंगे, इनके जनरल ट्रेंड्स प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में डिटेल में स्टडी होगी, इनका मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, एनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आयनिक रेडियाई क्या होती है, कलर क्या होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होंगे और एलॉयज़ क्या होंगे, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। There is some of the information that is given over here about the lanthanoids, because it is a rising topic according to that, because as we use thorium है, uranium है, ठीक है, रेडियम है, this kind of all the elements comes under the lanthanoids। तो इसमें आप पढ़ते हैं अबाउट इनके कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शंस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द एंड, ठीक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक। यहाँ से क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में वो यहीं से आते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ द थ्योरीज आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, और लॉट ऑफ द थिंग्स दोज वर रिलेटेड टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस इन अ चैप्टर, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देखेंगे आप पहले तो, ठीक, क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं वगैरह वगैरह, फिर इसमें लिगेंड कौन से होते हैं, ठीक, कौन से लोग जो लिगेंड बन सकते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जैसे 3 4 5 6 2 ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, फिर कलर क्या हो सकता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और शेप क्या हो सकती हैं, फिर इनके IUPAC नेम, वो चीज़ें पढ़नी है सिर्फ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। अब बात आती है बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग में इसमें कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक। लेकिन आपको पढ़ना होगा यहाँ पे वर्नर थ्योरी, BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद CFT दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक। इसमें सेकंड लास्ट चैप्टर है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, इनके नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर आ जाएगा हमारा इन द एंड यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड देयर यूजेस। तो जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे वो इस पोर्शन का पार्ट है,
यहाँ से जो नॉर्मली जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं पेपर में वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि एल्डोल रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, ये दोज रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन और एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। टॉपिक बचता है आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इनका नॉमेनक्लेचर जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, एसिडिक नेचर क्या होगा इनका, मैथनोइक मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके यूज़ क्या है। जनरली इसमें सिर्फ दो ही एसिड्स पूछे जाते हैं जिनके बारे में प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह होता है। दैट इज़ वन ऑफ द एसिड इज़ फॉर्मिक एसिड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एंड द सेकेंड इज़ एसिटिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिसके अंदर COOH ग्रुप होता है, अंडरस्टैंड। कीटोन वो होते हैं जिसके अंदर CO ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड वो होते हैं जिसके अंदर CHO ग्रुप होता है, ठीक। तो दीज ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। वी हैव टू मूव अहेड एंड वी स्टडी अबाउट द अमीन्स। ओके, इन केस ऑफ द अमीन क्या होने वाला है, अमीन्स के केस में आपको नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कैसे बनाएंगे आप, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, और आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अमीन। अगर कुछ आए ना आए लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल। वही 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आना है सेकेंड टर्म में भी, और इसके अंदर आपको 10 मार्क्स एनालिसिस वगैरह के मिलेंगे, और 5 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको, दैट इज़ फ्रॉम द वाइवा। तो वही वॉल्यूमेट्रिक, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू आंसर फ्रॉम हियर। वॉल्यूमेट्रिक में क्या करना है आपको, सिमिलर प्रैक्टिकल है जैसा आपने स्टार्टिंग में किया था। एक कंसनट्रेशन और मोलरिटी ऑफ केमिनोफोल लेना है, ऑक्जेलिक का और फेरस अमोनियम सल्फेट का एक वे करने के बाद आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लेना है और उसकी रिएक्शन करेंगे। आपको जो भी सॉल्ट मिलेगा तो सिमिलरली यहाँ से कैटायन को एनालाइज करना है और यहाँ से एनायन को एनालाइज कर लेना है। कंटेंट के अंदर आपके आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाकर दिखाना है आपको, प्रिपरेशन ऑफ डबल सॉल्ट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटास एलम लेते हैं और ठंडा होने रख देते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम फेरिक ऑक्जेलेट, इसके बारे में आपको कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, ठीक। फिर कुछ टेस्ट करने हैं आपको, टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सब कुछ आपको पता होता है। अनसेचुरेशन का टेस्ट ब्रोमीन के थ्रू कर लेंगे, एल्कोहल के लिए टेस्ट हो जाएगा लिथियम आयन के साथ, फिनॉल के लिए टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड का टेस्ट हो जाएगा, कीटोन का टेस्ट हो जाएगा, टोलन टेस्ट वगैरह हो जाते हैं इसमें, ठीक। कार्बोक्सिलिक टेस्ट जो होता है ये भी टेस्ट आसानी से हो जाएगा, अमीन के टेस्ट हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए, प्राइमरी ग्रुप के लिए टेस्ट करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल इन ऑल ऑफ देम। जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए या विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो स्पेशली छूट है प्रैक्टिकल्स वगैरह में उनके लिए, ठीक। उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपको प्रोजेक्ट में बनाते समय ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं बिकॉज सिलेबस आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ए प्रोजेक्ट कुड हैव द फ्लोइंग आउटलाइंस जो होनी चाहिए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपका लिखा हो, फिर आप उसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ठीक। फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वगैरह बताएंगे उसके बारे में, मेथड क्या यूज़ किया है और प्रोसीजर उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, कौन कौन से मटेरियल आपको रिक्वायर्ड थे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे। फिर जो भी डाटा है उसकी एनालाइज करेंगे और उसका कंक्लूजन देंगे। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी लिखेंगे उसमें, बिब्लियोग्राफी जहाँ से आपने पढ़ा है इससे पहले कहीं से, तो ऐसा खैर ज़्यादा बिब्लियोग्राफी वगैरह में नहीं लिखा जाता, बट इतने में डन हो जाता है, अंडरस्टैंड। कुछ प्रोजेक्ट जो आपको बनाने हैं, जो बुक्स आपको रिक्वायर्ड है, कुछ डाटा रिलेटेड टू दैट,
ठीक, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूज़न जो जर्नल्स आपको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और एकेडमिक ऑनेस्टी, इन सब के बारे में आपके लिए जो डिटेल दी गई हैं इसे आप सिलेबस से ले सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ़ यू वॉच्ड टिल नाउ, आई कैन से you are a 100% scorer, or if not 100% then 90+% you are, because you have watched the whole video. Best of luck for your examination. Prepared well and do well. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.